क्रेडाई एमसीएचआई और सिडको ने संयुक्त रूप से मावेजा और एएलपी के लिए एमनेस्टी योजना पर कार्यशाला का किया आयोजन। क्रेडाई एमसीएचआई ने सिडको के साथ साझेदारी में नवी मुंबई में हितधारकों के सामने आने वाले गंभीर मुद्दों से निपटने के लिए मावेजा और एएलपी के लिए एमनेस्टी योजना पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस सहयोगात्मक प्रयास के परिणामस्वरूप क्षेत्र में तनाव को कम करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव हुए हैं। विवाद में 5 प्रमुख बिंदुओं की पहचान करना, जिनमें 12.5% भूखंडों पर मावेजा, सभी भूखंडों पर अतिरिक्त लीज प्रीमियम और भूखंडों के लिए एएलपी की उच्च दरें 115% तक जाना, जिनके निर्माण में देरी हो रही है। सिडको क्षेत्राधिकार में विपणन भूखंडों के लिए बैंक के लिए भारी बंधक, एनओसी लागत, निर्माण वित्त आदि और बुनियादी ढांचों से देरी के कारण एएलपी में वृद्धि हुई है। क्रेडाई एमसीएचआई महाराष्ट्र सरकार GOM के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा है। इसके तहत इन चुनौतियों से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मुख्य सचिव संजय कुमार, सेवानिवृत्त IAS की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। गहन विचार विमर्श के बाद महाराष्ट्र सरकार ने सभी भूखंडों के लिए एएलपी को छोड़कर समिति की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। इसके अलावा सिडको के आगे चलकर मावेजा की गणना के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम में बदलाव के साथ एक नया फार्मूला अपनाने का निर्देश दिया गया था। इन प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सिडको को नवी मुंबई में तैयार इमारतों के लिए लंबित अधिभोग प्रमाण पत्र परिवहन और सोसाइटी गठन NOC जारी करने में तेजी लाने का निर्देश दिया है। कम से कम 2 साल पहले हम लोग जब माननीय एकनाथ शिंदे जी जब अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, उस समय हम लोगों ने ये मुद्दा उन तक पहुंचाया था कि मावेजा और एडिशनल लीज प्रीमियम की वजह से काफ़ी परेशान हैं यहाँ के सोसाइटी वाले, यहाँ के डेवलपर्स, यहाँ के ट्रांसफरी फ्लैट बायर्स। तो इन सभी का एक प्रश्न जो छूटना चाहिए, तो उन्होंने एक कमेटी का गठन किया था जो संजय कुमार कमेटी बोल के है, और उसमें मुझे क्रेडाई के रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से लिया गया था। उस समय के जो अध्यक्ष थे मोहम्मद ईरानी, उन्होंने मेरा नाम प्रस्तावित किया था और उसको हम आज के प्रेसिडेंट डोमिनिक रोमेल ने उसको कंटिन्यू किया, और आज जो हम देख रहे हैं वो उसी कमेटी का जो रिकमेंडेशंस था वो आज फ्रूटिफाई हुआ है। वो उस कमेटी में कैलाश शिंदे सर भी थे और 4 लोग थे, 3 IAS ऑफिसर्स और मैं था। तो हम लोगों ने पूरा विषय को देखते हुए कम से कम 5-6 ऑफिशियल मीटिंग्स किए, कम से कम 100 से ऊपर हम लोगों की साइड में मीटिंग्स हुई हैं, और हमारे डेवलपर्स एसोसिएशंस के साथ में मीटिंग हुई, मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स के साथ मीटिंग हुई। हमारा ये 5 मुद्दे थे। एक ये था कि मावेजा जो बहुत ज़्यादा आ रहा है उसका वो कौन भरेगा, उसकी वजह से जो सोसाइटीज अटकी हुई हैं कैसे उसका निपटारा होगा। दूसरा ये था कि जो एडिशनल लीज प्रीमियम जो कंस्ट्रक्शन पीरियड के आगे चला जाता है उसका कैसे निपटारा करेंगे। तीसरा ये था कि जो रेट था कंस्ट्रक्शन की ALP का वो बहुत ज़्यादा था, उसको मॉडिफाई करना था। चौथा ये था कि मॉर्टगेज NOC जो है वो मॉर्टगेज NOC के कैसे हम लिबरल करेंगे। और 5वां था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर सिडको ने नहीं दिया उसकी वजह से जो प्लॉट्स डेवलप नहीं हो पाए उसको हम कैसे रिलीफ देंगे। तो इन 5 का रिलीफ आज सिडको के माननीय अधिकारियों ने हमें बताया कि कैसे वो रिलीफ मिलेगा, और हम उसी इस सेमिनार के माध्यम से सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं। सबसे पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब, जिन्होंने हमें दो बार मीटिंग भी दिया, और उस मीटिंग में हम लोगों का बात सुना और ऑफिसर्स को भी बताया कि नहीं, ये मुद्दा ज्वलंत है, इसको आपको सॉल्व करना है। उसके बाद हमारे जो माननीय उप मुख्यमंत्री साहब हैं दोनों, फडणवीस साहब और अजित पवार साहब, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सिडको के जो दोनों जॉइंट MD और MD, 2 MDs ने इस
दो एमडीज़ ने इस एमनेस्टी स्कीम में सपोर्ट किया। पहले के जो एमडी थे संजय मुखर्जी साहब, उन्होंने, और अभी के जो एमडी हैं दिगीकर साहब, उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया। और साथ में भूषण गगरानी जी और असीम गुप्ता जी, जो कि पहले के यूडी सेक्रेटरी और आज के यूडी सेक्रेटरी, तो इन सभी ने मिलके, कैलाश शिंदे जी जो कि जॉइंट एमडी और उस कमेटी में भी मेंबर थे, संजय कुमार जी, और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे प्रेसिडेंट इलेक्ट अजय आशर जी, जिन्होंने इस पूरे मुहिम को अपने हाथ में लिया और सारे लोगों से कोऑर्डिनेट करके एक अच्छा प्रस्ताव हमारे होम बायर्स के लिए, सोसाइटी मेंबर्स के लिए और डेवलपर्स के लिए भी एक प्रस्ताव लाया है, जिसके वजह से हज़ारों सोसाइटीज़ में आज प्रफुल्लित होंगे, खुश होंगे कि एक अच्छा स्कीम निकला है। और फ्लैट बायर्स भी खुश होंगे क्योंकि उनके ट्रांसफ़र्स रुके हुए थे, तो वो सारे फ्लैट्स के ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और जो प्लॉट्स अटके हुए थे, उन प्लॉट्स में भी आज उनके प्रॉब्लम्स का निवारण होगा और डेवलपमेंट होगा। सिडको को भी फ़ायदा होगा क्योंकि सिडको के पैसे अटके हुए थे, सभी लोग कोर्ट में जा रहे थे, कोई पैसा दे नहीं रहा था। आज स्कीम के माध्यम से उनको भी हज़ारों करोड़ रुपए का इनकम होगा। तो ये ऑल इन ऑल एक विन विन सिचुएशन सभी के लिए है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इस पूरे माहौल से रियल एस्टेट मार्केट जो नई मुंबई का है, वो भी एक विन विन सिचुएशन की तरफ जा रहा है। ओके सर, जैसे आपने बताया 5 मुद्दे थे आपके, अभी 5 मुद्दे में इसमें बिल्डर कम्युनिटी को कितना फ़ायदा होगा और कितना फ़ायदा होगा और इसमें आम जनता को कितना फ़ायदा होने वाला है? देखिए, सबसे ज़्यादा फ़ायदा आम जनता को होगा इसमें, क्योंकि आम जनता में जो फ्लैट बायर्स हैं, बहुत सारे फ्लैट बायर्स ऐसे थे कि जो कि मावेजा के ग्रसित प्लॉटों में उन्होंने फ्लैट लिया था, उनको फ्लैट बेचना था लेकिन बेच नहीं पा रहे थे। आज वो उन सभी का ट्रांसफ़र क्या हुआ है, मावेजा और एएलपी को एनओसी से डीलिंक कर दिया कि भाई मावेजा और एनओसी का कोई प्रश्न ही नहीं है। आप लोग जब भी मावेजा हम बायर्स डेवलपर से या शेतकरी से ले लेंगे, लेकिन बायर को हम लोग इससे मुक्त कर देंगे। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है जिसमें फ्लैट बायर्स, सोसाइटी वाले, सोसाइटी को, अगर सोसाइटी बन चुकी है, लोग रह रहे हैं, 75% से ज़्यादा उसमें सेल हो चुका है, तो उनको ज़ीरो मावेजा, और उससे बढ़ के क्या मतलब पूर्ण फ्री। तो प्रॉब्लम नहीं होता ना, फार्मर्स को ज़्यादा तकलीफ होगी? नहीं, फार्मर्स को क्योंकि सोसाइटी जो लोग हैं जो रह रहे हैं उनको तो कुछ है ही नहीं, उनको पूरा बेनिफिट मिलेगा। फार्मर्स को या डेवलपर्स को, जिसका भी अभी इसके आगे आएगा, स्कीम के आगे, तो उनको भरना होगा, तो वो तो नेचुरल है। लेकिन उन्होंने, अगर फार्मर्स को 3 बार पैसा मिला है, एक बार तो जब उन्होंने एक्वायर हुआ तब मिला, एक बार 12.5% बेचा तब मिला, और तीसरी बार अभी जब कॉम्पेंसेशन मिला वाड़ी मुआवजा तभी भी मिला है। तो फार्मर्स को थोड़ा अगर भरना पड़ गया तो बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए उनके लिए। फैसले से फार्मर्स हैप्पी हो गए, ऐसा लग रहा है? ऐसा हमें बहुत उम्मीद है कि फार्मर्स भी काफ़ी हैप्पी होंगे, क्योंकि आज एक चीज़ का खुलासा हो गया, कंप्लीशन आया, और इसलिए कि कोई भी चीज़ अधर में रहता है लटका हुआ तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता। इसमें आज क्लॅरिटी आ गई है, इसलिए सभी लोग खुश होंगे, चाहे वो होम बायर्स। आज आपण वर्कशॉप सिडको भवनमध्ये अरेंज केलं होतं। वर्कशॉप होता ॲम्नेस्टी स्कीम जी सिडकोनी डिक्लेअर केलेली आहे, त्याबाबतचा आज वर्कशॉप आपण सगळ्या स्टेक होल्डर्स ऑफ नवी मुंबई, म्हणजे सगळे कॉमन पर्सन्स असतील, डेव्हलपर्स असतील, शेतकरी असतील, यांचं आपण ॲम्नेस्टी स्कीम समजून सांगण्यासाठी की एक्झॅक्टली आपण काय, सिडको काय ऑफर करते ॲम्नेस्टी स्कीममध्ये, यासाठी आपण एक वर्कशॉप आज अरेंज केलं होतं। याला खूप चांगला प्रतिसाद मिळालेला आहे आणि आम्हाला एक चांगली ऑपॉर्च्युनिटी मिळाली की लोकांपर्यंत ही ॲम्नेस्टी स्कीम पोहोचवण्यासाठी। सिडकोच्या वतीने माझं एवढंच आपल्याला हे राहील, नम्र निवेदन राहील की आपण ह्याचा मॅक्सिमम आपण बेनिफिट, पुरेपूर ह्याचा फायदा घ्या ॲम्नेस्टी स्कीमचा। ही ॲम्नेस्टी स्कीम 31 मार्च 2024पर्यंत व्हॅलिड आहे। तर 31 मार्च 2024पर्यंत आपण सिडकोच्या वेबसाईटवरती इस्टेट सर्व्हिसेसमध्ये आपण या ॲम्नेस्टी स्कीम अंडर ॲप्लिकेशन करावं आणि ह्याचा पुरेपूर फायदा घ्यावा। ओके सर, जशा प्रकारे तुम्ही आज वर्कशॉप ठेवला होता, ह्याच्यामध्ये कोणते मुद्दे होते, काय तुम्ही सांगता?
याच्यामध्ये प्रामुख्याने आपण जे एमनेस्टी स्कीममध्ये जे आपण ज्या बेनिफिट्स देतो आहे सर्वांना, हे महत्त्वाचे मुद्दे होते. त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने आपण जी अतिरिक्त भाडेपट्टा मूल्य आपण जी आकारतो, ज्या केसेसमध्ये एक्सटेन्शन म्हणजे टाईम लिमिट त्यांचं संपलेलं आहे, टाईम एक्सटेन्शन ऑफ टाईम त्यांचं एक्सपायर झालेलं आहे आणि आपण त्यांना एक्सटेन्शन ऑफ टाईम नव्याने देतो आहे, त्या याच्यामध्ये आपण जी पेनॉल्टी आकारतो आहे त्या पेनॉल्टीमध्ये आपण 50% सवलत आपण 31 मार्च 2023पर्यंत आपण 50% सवलत देतो आहे व 1 एप्रिल 2023 ते 31 मार्च 2024पर्यंत आपण SBI पेलर रेट जो आहे प्राईम लेंडिंग रेट त्याप्रमाणे आपण ती पेनॉल्टी आकारणार आहोत. सर माझा हा प्रश्न आहे की जसं तुम्ही बोला ऑनलाईन आहे, काही काही ठिकाणी ऑनलाईन हा प्रकार होत नाही किंवा मॅन्युअली आपण देऊ शकतो का, त्याच्यासाठी काही ऑप्शन आहे का की फक्त ऑनलाईनच राहील? त्याच्यामध्ये आपण सिडकोने मध्यंतरीच्या काळात ईज ऑफ डुईंग बिझनेस सेल आपण एक फॉर्म केलेला आहे. ते सिडको भवन खाली ग्राउंड फ्लोअरला ते EODB आहे. अशा लोकांना ज्यांना ऑनलाईन जमत नाही किंवा अडचणी आहेत ते या EODB सेलला आपण जाऊ शकता आणि तिथे आपल्याला पुरेपूर मदत केली जाईल ऑनलाईन ॲप्लिकेशन करण्यासाठी किंवा डॉक्युमेंट स्वीकारण्यासाठी. सर पण ह्याच्यामधले काही मुद्दे असे आहेत जेणेकरून त्याचा कुठेतरी एक मायनस पॉईंट पण आणि प्लस पॉईंट, त्याबद्दल तुम्ही काय सांगा? जे कुठे काही लोक पसंतही करत नाही आणि ओके अशाबद्दल नाही, ह्याच्यामध्ये कसं आहे मॅडम, प्रामुख्याने मावळीच्या केसेस ज्या होते 12.5%, अशा भरपूर सोसायटीज आहेत ज्याच्यामध्ये त्यांचं लीज डीड झालेलं नाही आहे किंवा सिडकोने मावेची अमाऊंट भरली नाही, त्यामुळे आपण ते फ्लॅट ट्रान्सफर करत नाही आहोत, प्लॉट ट्रान्सफर करत नाही आहोत, अशी भरपूर केसेस आहेत. त्या लोकांना पुरेपूर ह्याचा फायदा होणार आहे, कारण की ह्याच्यापुढे आपण जिथे सोसायटी फॉर्म झालेली आहे किंवा जिथे 75% फ्लॅट विकलेले आहेत आणि सोसायटी आता कार्यरत आहे त्यांच्याकडनं आपण रिकवर करणार नाही. आपण फक्त शेतकऱ्यांकडनं, डेव्हलपरकडनं आपण मावेची अमाऊंट जी आहे ती त्यांच्याकडनं रिकवर करणार आहोत. त्यामुळे भरपूर लोकांना ह्याचा फायदा होणार आहे आणि भरपूर लोकांना ह्याचं बेनिफिट होणार आहे याच्यामध्ये. दुसरी गोष्ट, आपण जे आपलं जे छोटे प्लॉट्स आहेत, बंगलो प्लॉट्स, त्याच्यासाठी पण आपण एक एमनेस्टी स्कीम आणलेली आहे, ज्याच्यामध्ये आपण पूर्वी जे बंगलो प्लॉट्स होते त्याच्यामध्ये आपण 100 मीटरच्या वरती जर घर असेल तरच आपण त्याचे ट्रान्सफर अलाव करत होतो. आता आपण ते 30 मीटरपर्यंत आणलेलं, 30 मीटरच्या वरचं आपण, त्यामुळे त्याचा पण भरपूर जणांना बेनिफिट मिळणार आहे. म्हणजे वाशी किंवा कोपरखैरणे किंवा खाली पनवेल खारघरमध्ये जे काही आहेत असे प्लॉट्स, त्या केसेसमध्ये खूप बेनिफिट लोकांना मिळणार आहे. आणि गावठाण प्लॉटबद्दल काय सांगणार? जसे गावठाण नाही, आता जे 12.5% प्लॉट्स असतील किंवा त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने एमनेस्टी स्कीम त्याच्यामध्येच जास्त बेनिफिट मिळणार आहे, कारण की मावेजाचा मेन इश्यू होता आतापर्यंत, मावेजाचा खूप प्रेसिंग इश्यू होता. त्यामध्ये आपण 50% आपण सवलत देत आहोत 31 मार्च 2023पर्यंत. याच्या व्यतिरिक्त आपण मॉर्गेजसाठी आपण जी रक्कम आकारत होतो, जे 500 मीटरच्या वरचे प्लॉट आहेत, ती आता आपण ती पण अमाऊंट आपण कमी केलेली, ती म्हणजे मॅक्सिमम आपण 20 लाखापर्यंत अमाऊंट केलेली आहे. आणि 500 मीटरच्या खाली जे प्लॉट आहेत किंवा जे सदनिका आहेत त्यांना मात्र आपण ₹500 प्लस GST चार्जेस आपण घेतो. हा एक बेनिफिट आहे त्याच्यामध्ये. वसीम काजी के साथ पंकज विनवंशी की रिपोर्ट, आवाज़ टुडे, नवी मुंबई.